नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान में अध्याय 4 आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले से आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिक्कुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय है कि भीतर हजारों लोग पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ। मुंडा एक जनजातीय समूह होता है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल हैं। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी जो शासन है इसके कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। चित्र संख्या 1। उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी को पार करते हुए गुजर रही हैं। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाह रहा था जिन्हें दिक्कू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना दिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों में रीति रिवाजों और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब में बंधनों में बंधे हुए थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक सामाजिक संपर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती क्या करते थे? झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते हैं और जमीन पर उगी घास फूस को जलाकर उस स्थान को साफ कर दिया जाता है। इसके बाद घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क दिया जाता है। इस राख में पोटाश होती है जिससे वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। वे कुल्हाड़ों से पेड़ को काटते थे और कुदालों से जमीन के ऊपरी हिस्सों को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर दिया करते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी। वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजावी और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह से घुमंतू खेती किया करते थे।
प्रति क्या होती है? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके, उसको प्रति कहा जाता है। साल एक पेड़। महुआ एक फूल होता है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, होता है महुआ। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह हैं, पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाया करते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और हाथ लगता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। वे जंगलों में मिले फल और जड़ें खाया करते थे। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के जो पेड़ों के भी अपन ने चर्चा की के बीजों का वो तेल इस्तेमाल किया करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश की जरूरत पड़ती। चित्र संख्या 2। डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पतले बनाई जाएंगी। वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी किया करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी किया करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। चित्र 3। भारत के कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए इस चित्र में गड्डी वन गुजर उत्तरी क्षेत्र में, फिर भोटिया सहरिया भील या राजस्थानी क्षेत्रों में, गुजरात में वान गुजर्स राठवा बेगास बंजारा गौड़, ये मध्य भारत में बंजारा कोया बंजारा गौड़, दक्षिणी क्षेत्र में माला इरुलर बेगास मारिया गौड़, और यहाँ पे पराजा वांडा कंडा कोया सौरा खोड़। फिर इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं संथाल मुंडा उराव संथाल है। ये पूरी क्षेत्र में हजुंग खासी खासी रियांग नागा और अपाटनी और निसी, ये आदिवासी समुदायों के इलाकों की चर्चा इस चित्र में की गई है। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाया करते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ आते जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुजर
और आंध्र प्रदेश के लंबाडिया आदि समूह गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। स्रोत संख्या 1, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियार एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के वेगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और काम के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल किया करते थे। औरतें सांगो, इमली और मशरूम, कुकुरमुता आदि फल बीनकर लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती या महुआ के बीज इकट्ठा किया करती। मध्य भारत में आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें जली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी। कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी। पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरह चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्कर पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादकों की जरूरत पड़ने लग जाती थी। चित्र संख्या 4, ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की, बिहार 1946। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाया करते थे। गतिविधि, बेगा औरतें और मर्द जो काम करते हैं उनको ध्यान से पढ़ें। क्या आपको उनमें कोई क्रम दिखाई देता है? उनके क्रमों में क्या फर्क थे? देखिए, बेवड़ क्या होता है? मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है, उसे बेवड़ कहा जाता है। कुछ लोग एक जगह खेती किया करते हैं। 19वीं सदी से पहले से ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे उन्होंने जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर भी दिया करते थे। ब्रिटिश अफसरों को गौड़ और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी
संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों की को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें ये बदलाव उनके जीवन में क्या आए। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह है उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन पर वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना होता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने में लाचार हो गए। चित्र संख्या 5। पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के एक घर में लट्ठों से बना घर। जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव उनकी मदद किया करता था। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? एक समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के चित्र संख्या 6। गुजरात के एक जंगल में खेती करती हुई भील औरतों का चित्र दिखाया गया है। समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें, खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया और खेती के लिए ज़मीन को साफ किया गया है। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानून में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी काफ़ी असर पड़ा। चित्र संख्या 7। आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते हुए आदिवासी। समतल मैदानों जंगलों में धान की खेती के बीच क्या फ़र्क है, आप इसको देखें। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार
किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। स्लीपर लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी उन्हें स्लीपर्स का। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और वहाँ उन्हें खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गाँव में रहने को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। स्रोत 2, अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन ने इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए। उनमें इस बात की शिकायत की गई कि अंग्रेज़ों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने इस देश में जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों ने इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाएं कहाँ से अंग्रेज़ों के इस देश में। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए कानूनों नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीक़ों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी थी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोप बाज़ारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। चित्र संख्या 8, गोदारा औरतें बुनाई करती हुई इस चित्र में दिखाई गई है। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी इतने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर देते थे और उन्हें कर्मी कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कर्मी कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कर्मी कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। चित्र संख्या 9, चटाई बुनती एक हाजांग औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थे।
वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ ले जाकर काम किया करती थी। चित्र संख्या 10 बिहार के कोयला खनिक 1948 का चित्र है। 1920 के दशक में बिहार की झारिया रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो बहुत ही ख़राब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर आंदोलन 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली आंदोलन हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक आंदोलन था। गतिविधि पता लगाइए। कोयला खदानों में काम के हालात बदल गए हैं या नहीं, पता लगाएं कि खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और उनकी मौत के क्या कारण हो सकते हैं। स्रोत संख्या 3 लहू लुहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। आए कोल्हू के बैल की तरह लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान। बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालात, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बाहुंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता के काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लकड़पन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों एवं मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासी का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन व जादू टोनों में विश्वास नहीं करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा
ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवनशैली को नष्ट कर रहे थे। वैष्णव, विष्णु की पूजा करने वाले जो लोग होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ और उनकी प्रारंभिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने गांव को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दिकुओं और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थानों और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिसके जरिए दिकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा कारण था, इसने एक बार फिर चेता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। हमें नकदी की ज़रूरत, अन्यत्र ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्राय बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ आदिवासी बाजार को इस तरह देखते हैं, कहते हैं, नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफ़ें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर। तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं, अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता क्यों करूं। आगे की वीडियो में हम इसके पाठगत प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में और स्थानीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।